दिसंबर 1971 की शाम अमृतसर एयरबेस पर अचानक सायरन बज उठता है। सूरज डूब चुका है, रनवे की लाइटें टिमटिमा रही हैं। तभी आसमान में तेज आवाज के साथ पाकिस्तानी फाइटर जेट दिखाई देते हैं। कुछ ही मिनटों में बम गिरने लगते हैं। भारतीय जवान अपनी अपनी पोजीशन पर दौड़ पड़ते हैं। रेडियो पर एक ही संदेश गूंज रहा है, ये युद्ध है, ये वास्तविक युद्ध है। लेकिन इस अचानक हुए हमले की असली कहानी क्या थी? क्या यह सिर्फ एक सीमा विवाद था, या इसके पीछे महीनों से बुनी जा रही एक ऐसी रणनीति थी जिसने पूरे उपमहाद्वीप का नक्शा बदल दिया? इस कहानी की शुरुआत 3 दिसंबर से नहीं, बल्कि 25 मार्च 1971 से होती है। उस रात पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। ढाका विश्वविद्यालय, अखबार दफ्तरों और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया गया। हजारों लोग मारे गए। सड़कों पर सन्नाटा और डर का माहौल था। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने विद्रोह कर दिया। लाखों लोग अपनी जान बचाकर भारत की ओर भागे। अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत पहुंचे। पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार पर अचानक भारी दबाव आ गया। यह सिर्फ मानवीय संकट नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया। दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस संकट को सिर्फ सीमा का मुद्दा नहीं माना, उन्होंने इसे एक व्यापक रणनीतिक परिस्थिति के रूप में देखा। अप्रैल 1971 में उन्होंने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया और पूछा, क्या हम अभी युद्ध के लिए तैयार हैं? जनरल मानेकशॉ ने स्पष्ट कहा, अभी नहीं। अगर अभी आदेश देंगे तो हम लड़ेंगे, लेकिन जीत की गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि मॉनसून आने वाला है, सेना की तैनाती पूरी नहीं है, हथियारों और रसद की तैयारी अधूरी है, पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर संतुलन बनाना जरूरी है। उन्होंने समय मांगा और उन्हें समय दिया गया। यहीं से शुरू हुई एक सुनियोजित तैयारी। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गतिविधियां तेज हो गईं। इंदिरा गांधी ने कई देशों का दौरा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के करीब माने जाते थे। चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऐसे माहौल में भारत ने अगस्त 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने भारत को रणनीतिक सुरक्षा दी। पूर्वी पाकिस्तान में स्थानीय बंगाली लड़ाकों ने मुक्ति वाहिनी के नाम से संगठित होकर प्रतिरोध शुरू किया। भारत ने उन्हें प्रशिक्षण और समर्थन दिया। पुल उड़ाए गए, संचार लाइनों को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तानी सेना को थकाया गया। धीरे धीरे वहां की स्थिति बदलने लगी। भारत की योजना साफ थी, पश्चिमी मोर्चे पर संतुलित जवाब, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर तेज और निर्णायक कार्रवाई। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से 2 हिस्सों में बटा था, जिनके बीच लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी थी। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जब 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हवाई हमले किए, तब भारत तैयार था। भारतीय वायुसेना ने तेजी से जवाब दिया और पूर्वी पाकिस्तान के आसमान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। पाकिस्तानी वायुसेना वहां लगभग निष्क्रिय हो गई। भारतीय नौसेना ने भी निर्णायक भूमिका निभाई। कराची बंदरगाह पर हमले हुए, जिससे पाकिस्तान की समुद्री आपूर्ति प्रभावित हुई। पूर्वी पाकिस्तान धीरे धीरे पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। जमीनी स्तर पर भारतीय सेना ने पारंपरिक तरीके से शहर दर शहर कब्जा करने के बजाय सीधे रणनीतिक स्थानों और संचार केंद्रों को निशाना बनाया। उद्देश्य स्पष्ट था, ढाका को घेरना और पाकिस्तानी कमान को अलग थलग करना। सिर्फ 13 दिनों में हालात बदल गए। भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच गई। चारों ओर से घिरे पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी के पास विकल्प कम हो गए। 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में आत्मसमर्पण। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। एक नया देश, बांग्लादेश, अस्तित्व में। ये जीत अचानक नहीं थी, ये धैर्य, तैयारी, कूटनीति और सुनियोजित सैन्य रणनीति का परिणाम थी। 3 दिसंबर की वो शाम केवल शुरुआत थी, असली कहानी महीनों पहले लिखी जा चुकी थी।